नमस्कार साथियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। इसके अंतर्गत तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द की बात करेंगे हम। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शब्द किसे कहेंगे या शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, या फिर यूं कहें कि वह ध्वनि समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करती है, जो एक सार्थक अर्थ प्रकट करती है, उसे हम शब्द कहते हैं। हमने इसके पूर्व के वीडियो में जाना कि शब्द निर्माण किस प्रकार से होता है, और आज बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति से आशय है कि कौन सा शब्द कहां से आया है, किस भाषा से आया है, किस प्रकार से आया है। ये सब बातें हम उत्पत्ति में जानते हैं। शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से, कहां से, किस भाषा से कौन सा शब्द आया है, ये बात हम करेंगे। इस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द और नंबर 5 संकर शब्द। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब उसी के, सम का मतलब समान, जिसका अर्थ होता है उसी के समान या ज्यों के त्यों। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में मूल रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं या किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में भी संस्कृत के रूप में ही प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्षर, अक्षर जो है वो संस्कृत में हो या हिंदी में हो, अक्षर ही उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे अग्नि है, अग्नि का कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। अहंकार है और ग्रीष्म है, इनके भले हो तद्भव बन गए हो, परंतु ये फिर भी जो है आज भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द। तो अब आगे जानते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहेंगे। तद्भव शब्द तत् धन भव, तत् धन भव 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो जैसा कि हमने ऊपर जाना, तत् का अर्थ है उसी के, भव का अर्थ है जैसा। जो है तद्भव शब्द का मतलब हुआ उसी के जैसा। हम ये कह सकते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं या जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द सीधे संस्कृत से न आकर प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं, इसीलिए इनके रूप में बदलाव आ गया है, परिवर्तन हुआ है। और हिंदी की मूल प्रकृति जो है वह तद्भव परक है। क्यों तद्भव परक है? क्योंकि जो हिंदी में जो शब्द बने हैं, हिंदी में जिन शब्दों का निर्माण हुआ है, वे शब्द ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। उन शब्दों को हम तद्भव कहते हैं, तो वे ही शब्द तद्भव कहलाते हैं। इसीलिए हम हिंदी की मूल प्रकृति तद्भव परक कहते हैं। तो हम जैसे देखते हैं, अक्षी से आंख बनता है। अक्षी जो है तद्भव शब्द है, जिससे आंख शब्द बना है, तद्भव शब्द आंख बना है। दूसरा जैसे अद्य है, अद्य से आज, ओष्ठ से ओह, ओंठ, ऐसे जो है ये जो शब्द बने हैं। इसके अलावा अन्य भी कई शब्द हैं जो संस्कृत से रूप परिवर्तन करके हिंदी में आए हुए। आइए, इससे महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे समझें, हम किन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकें कि यह शब्द तत्सम है या तद्भव है।
क्योंकि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मान जैसे 3-4 शब्द दे दिए जाते हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा शब्द तत्सम है या फिर कौन सा शब्द तद्भव है। उस समय हम पहचानने में जो है बहुत कठिनाई महसूस करते हैं कि किस शब्द को हम किस श्रेणी में रखें, क्योंकि बहुत अधिक शब्दों में समानता होती है। तो इस समस्या के हल के लिए हमने कुछ बातें रखी है यहाँ पर, जिससे हम समझ पाएंगे कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों में क्या अंतर हो सकता है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है प्रायः तत्सम शब्दों के अंत में श वर्ण का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों के अंत में ख या छ वर्ण का प्रयोग होता है। एक चीज सोचने की है, मानने की है कि प्रायः हम बात जहां पे लिखते हैं, प्रायः का मतलब हमेशा नहीं होता है। अधिकतम बार ऐसा हो सकता है, ऐसा देखने को मिलता है, पर इसके अपवाद भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जो इसके अपवाद रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं या बात कही जा सकती है। तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि तत्सम शब्दों के अंत में अक्सर जो है प्रायः श वर्ण का प्रयोग होता है। अगर कोई ऐसा शब्द आता है जहां जिसके अंत में जो है श, जैसे पक्षी, पक्षी ही प्रयोग होगा तत्सम शब्द में, और उसको अगर हम तद्भव बनाएंगे तो वो बन जाएगा पंछी। यहाँ पे जो है श का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे श का प्रयोग, ये छ जो है शब्द यहाँ प्रयोग आएगा। ऐसे ही जो है अक्षी, अक्षी शब्द है हमारे पास तद्भव तत्सम शब्द, इसके लिए जब तद्भव बनता है तो वो आंख बन जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं जो है इसका अंतिम शब्द ख है, इसका छ है, तो ये अंतर देखने को मिलता है। ऐसे ही इक्षु, इक्षु जो है तत्सम शब्द है, इस से तद्भव बना है ईक है। यहाँ पे जो है श का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे ख का प्रयोग है। इससे हम समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में श आएगा वो तत्सम शब्द होंगे, और उसी का रूप जो है जो अंत में ख होगा तो उसी के रूप में उसे हम तद्भव मानेंगे, तद्भव समझेंगे उसको। दूसरा नियम है प्रायः तत्सम शब्दों में श्रव का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। अब जहां पर तत्सम शब्दों में श्रव का प्रयोग होगा उसी के रूप में तद्भव के लिए स का प्रयोग होगा। ये भी समझने की बात है। जैसे धन्य श्रेष्ठी एक शब्द है, ये तत्सम शब्द है धन्य श्रेष्ठी, अगर हम इसका तद्भव देखते हैं तो उसके लिए प्रयोग होता है धन्ना सेठी। धन्ना सेठ या धन्ना सेठी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है श्रव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे स का प्रयोग हुआ है इसके स्थान पर। ऐसे ही अश्रु जो है तत्सम शब्द है, अश्रु, अश्रु जो है तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप है आंसू, रूप आंसू है। ऐसे ही आश्रय, आश्रय जो है तत्सम शब्द है, उसके लिए जो है जो तद्भव शब्द प्रयोग में आएगा वह होगा आसरा, तो यहाँ पे श्रव की जगह स का प्रयोग हुआ है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः ऐसा होता है जहां पर स और श्रव एक ही रूप में जो है, एक तद्भव रूप में स का प्रयोग होगा और तत्सम रूप में श्रव का प्रयोग किया जाएगा। ये एक प्रायः देखने को मिलता है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, पर प्रायः ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आप इससे समझ जाएंगे अपवाद को छोड़कर। अब नंबर 3 है प्रायः तत्सम शब्दों में श का प्रयोग, स वर्ण का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जहां पर ये तत्सम के लिए यह श
और तद्भव के लिए सौ का प्रयोग होगा। ये भी हम ऊपर भी देख चुके हैं, सौ की जगह भी। तो जैसे हम देखते हैं दीप शलाका, दीप शलाका जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है दिया सलाई, दिया सलाई का प्रयोग होता है इसमें। जो यहाँ पे श है उसकी जगह सौ का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही अशीति संस्कृत शब्द है या तद्भव तत्सम शब्द है अशीति, इसके स्थान पर तद्भव रूप उसका 80 का प्रयोग हम करते हैं, 80 शब्द प्रयोग में आता है। तो 80 100 जो है 100 से 100 बन जाता है। नंबर 4 है प्रायः तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है। अक्सर शब्दों में पाएंगे आप कि श का प्रयोग होगा, श, जैसे कृषक, कुष्ठ, ओष्ठ, इन शब्दों में जो है श का ही प्रयोग हुआ है। और उसके स्थान पर जब तत्सम शब्द होगा तो वहां पर भी सौ का प्रयोग ही होगा। जैसे कृषक की जगह किसान, ओष्ठ की जगह होंठ, ये बदल जाएगा। आगे देखते हैं, पांचवा बिंदु है, पांचवा हम नियम कह सकते हैं इसे, तत्सम शब्दों में री का प्रयोग होता है या री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव में कम देखने को मिलेगा। तद्भव में इसलिए भी नहीं देखने को मिलेगा, वर्तमान में जो री है उसे हिंदी में स्वर नहीं माना जाता है। तो देखेंगे जैसे कृतग्रह, एक शब्द है कृतग्रह, कृतग्रह जिसका हिंदी में रूप होता है कारागार, और कृपया है ये तत्सम शब्द है जिनमें री की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं आप, इसके बाद अगला नियम है तत्सम शब्दों में रॉ का प्रयोग होता है, यानी कि आधा रॉ, आधे रॉ को जो है आधे वर्ण के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है तत्सम शब्दों में। कैसे? जैसे आम्र, क्रुद्ध, गृद्ध जो है ऐसे प्रयोग किया जाता है। आम्र है, क्रुद्ध है, गृद्ध है, ये प्रयोग जो है आपको तत्सम शब्दों में देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हैं कहीं पे आधा रॉ है तो वहां पर आपको तत्सम शब्द समझना है उसे। अब है तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, जबकि उसी के लिए, उसी रूप के लिए तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। तत्सम में व है और तद्भव में जो है ब का प्रयोग होगा। व और व का अंतर है। जैसे वन तत्सम में है वन, तो तद्भव में हो जाएगा बन। गोविष्ट जो है तत्सम में गोविष्ट है, गोविष्ट जिसके लिए तद्भव में गोबर, गोबर का प्रयोग किया जाएगा। यौवन शब्द है तत्सम, इसके लिए तद्भव प्रयोग होता है यौवन। तो यहाँ पर जो है वो का वो और यहाँ पे वो प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझेंगे कि जो है हम अब इन बातों से हम समझ सकते हैं कि तद्भव और तत्सम की बनावट में क्या, उसमें क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर होगा। प्रायः हम इन बातों से समझ पाएंगे कि तद्भव तत्सम को कैसे पहचाने, किस प्रकार से पहचाने। आप अगर इन नियमों को सीख लेते हैं, इन नियमों को याद रखते हैं, तो आप भली भांति समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं नंबर 3, देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द जो है, जैसा कि शब्द को सुनकर ही प्रतीत हो रहा है देशज यानी कि देशी, हम कहें देशी शब्द भी कह सकते हैं।
तो देशज शब्द का अर्थ है जो देश में ही जन्मे हों। ऐसे शब्द जो देश की भाषाओं से निकले हैं या देश की भाषाओं से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे। देशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं देशी शब्द कहलाते हैं, या देशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं देशज शब्द कहलाएंगे। अब ये देशज शब्द भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अज्ञात व्युत्पत्तिक, दूसरे होते हैं अनुकरणात्मक। अज्ञात व्युत्पत्तिक का मतलब है जिन देशज शब्दों की व्युत्पत्ति का पता न हो, जो शब्द कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, इनका पता न हो, तो ऐसे शब्दों को हम अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द देशज शब्द कहेंगे। और जो तत्सम तद्भव देशज शब्द विदेशज शब्द नहीं है तथा हिंदी में के काल में जो है अनुकरण के आधार पर बनाए गए हैं, देख देख कर बनाए गए हैं, अनुकरण के आधार पर बनाए गए हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे अनुकरणात्मक देशज शब्द। तो पहला है अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द, ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता न हो या जिनकी व्युत्पत्ति स्पष्ट न हो, ऐसे शब्दों को हम अज्ञात व्युत्पत्तिक देशज शब्द कहेंगे। और जैसे टट्टू, टट्टू एक शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, शब्द कहाँ से आया है, इसकी जानकारी नहीं है। तेंदुआ, कबड्डी, घपला, झंझट, टीस, ठेठ, थोथा, धब्बा, भुरथा आदि। इनके अलावा अन्य भी कुछ शब्द हो सकते हैं। ये शब्द ऐसे हैं, इनकी व्युत्पत्ति हमें पता नहीं है कि शब्द कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, इनका क्या व्याकरणिक दृष्टि है। दूसरे अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक जो आएंगे ये जो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द नहीं है तथा हिंदी काल के अनुकरण के आधार पर जो है बनाए गए हैं। इस वर्ग के अधिकांश शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं, यानी कि ये प्रमुख, इनकी ध्वनि प्रमुख है इनके लिए। जैसे खड़खड़, खड़खड़ की एक ध्वनि है, आवाज है खड़खड़। खटखट, धम धम, चट चट, फटफटिया आदि। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें हम अनुकरणात्मक देशज शब्द कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द भेद है उत्पत्ति के आधार पर वह है विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द सुनते ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कम से कम भारतीय शब्द तो नहीं है। तो ऐसे शब्द, विदेशी शब्द का मूल अर्थ है अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द, यानी जो हमारी भारतीय भाषाओं से इतर किसी अन्य देश की भाषाओं से शब्द हिंदी में आए हैं, वे सारे शब्द जो है विदेशज शब्द कहलाएंगे या विदेशी शब्द कहलाएंगे। इन्हें हिंदी में आगत शब्द भी कहते हैं। आगत शब्द कहा जाता है। क्यों आगत? क्योंकि आए हुए शब्द है, ये लिए गए शब्द है, आगत शब्द है। या फिर इन्हें ग्रहित शब्द भी कहते हैं, हिंदी ने इनको ग्रहण कर लिया है, हिंदी ने ग्रहण किया है, इसीलिए जो है ग्रहित शब्द है। आए हुए शब्द हैं, किसी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, इसीलिए इनको आगत शब्द कहा गया है। तो आगत भी कहते हैं, गृहीत भी कहते हैं और विदेशज शब्द भी कहते हैं, विदेशी शब्द भी इनको कहा जा सकता है। तो ये अलग अलग जो विदेशी भाषाएं हैं, जो अन्य देशों की भाषा है, वो किसी भी भाषा का शब्द हो सकता है। वो अंग्रेजी का हो सकता है, वो तुर्की का हो सकता है, वो फारसी का हो सकता है, वो अरबी का हो सकता है, वो जर्मन का हो सकता है, वो फ्रांसीसी का हो सकता है। इस प्रकार से जो है अनेकों भाषाओं, जो विदेशी भाषाएं हैं, उन अनेकों भाषाओं के शब्दों जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको हम विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे किताब शब्द है, किताब शब्द अरबी का है पर हिंदी में बहुत धड़ल्ले से प्रयोग होता है। पुस्तक बहुत कम लोग बोलेंगे, कुछ बहुत कम लोग प्रयोग करेंगे पुस्तक शब्द, उसके स्थान पर किताब ही प्रयोग किया जाता है जो अरबी का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे ही कैंची, कैंची
तो हिंदी में कैची ही प्रयुक्त होता है। तो कैची जो शब्द है वह तुर्की का शब्द है कैची। और नमाज शब्द है, नमाज भी हम आमतौर पर नमाज ही बोलते हैं, जो फारसी का शब्द है। ऐसे ही कोट है, अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी के तो बहुतायत शब्द ऐसे हैं जिनका हम हिंदी में प्रयोग लगातार करते आ रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं विदेशी भाषाओं के शब्द, वे सारे शब्द जो है कहलाएंगे विदेशज शब्द। अब अंतिम है संकर शब्द। संकर शब्द जो है ये इसका मतलब है मिला जुला शब्द या मिला हुआ शब्द। ये शब्द जो है दो भाषाओं के शब्दों से बनता है। एक शब्द इसमें जो है दो शब्दों से बनेगा, पहली बात। दूसरी जो है वो दो भाषाएं होंगी। जैसे हिंदी अंग्रेजी का हो सकता है, एक शब्द हिंदी का जोड़ दिया, दूसरा अंग्रेजी का जोड़ दिया। जैसे रेल, गाड़ी, ऐसे इस प्रकार से जो है अनेक शब्द ऐसे होंगे जो दो भाषाओं के शब्दों से बने होंगे, उनको हम संकर शब्द कहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।